की भी बात करना बहुत ज़रूरी है और बताना चाहेंगे दर्शकों को कि निकुंज लगातार न सिर्फ कॉर्पोरेट्स बल्कि सरकार और जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनके महामहिम से भी लगातार बातचीत करते आए हैं। और एक चीज़ जो मैं दर्शकों को सुनाना चाहती हूँ, पिछले साल सितंबर के आसपास निकुंज की मुलाकात हुई थी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास से। उन्होंने बहुत ख़ास बात निकुंज के साथ साझा की है। पहले वो बात आपको सुनाते हैं और उसके बाद उस बात के बारे में निकुंज से बात करते हैं। सुनिए। Since you're a cricket fan, so I'm tempted to frame my next question around that. So can I say that Reserve Bank of India, in cricket terminology, is no longer fighting with inflation on the front foot, you've come on the back foot? No, no, we always like to, choose the shot. We always like to our approach is to choose the shot depending on each ball. I mean, in cricket, sometimes you have to play front foot, sometimes you have to play back foot. But by and large, in the last 2.5, 3 years, ever since the pandemic began, we have been playing in the front foot. And I think even at the current moment, we will play in the front foot, but when it is necessary, we will step back and leave out 1 or 2 balls and maybe go for a slight, a late cut. Prudence for a central bank has to be the underlying theme because we have to ensure long-term financial stability of the system. We play T20 cricket, we play one-day cricket, we also play test cricket, and the test cricket is, so far as the central bank is concerned, is never ending. चलिए, तो निकुंज जो गवर्नर साहब ने कहा वही बोलती हूँ मैं, इसको आप समझाइएगा कि किस संदर्भ में इन्होंने कहा। वी प्ले वन-डे क्रिकेट, we play T20 cricket, we also play test cricket, but for RBI test cricket is never ending. इसका क्या मतलब है और किस संदर्भ में ये कहा और कैसे इनकी ये रणनीति हम अभी भी काम में आती हुई देख रहे हैं? देखिए, एक बात तो काबिल तारीफ है कि शक्तिकांता दास साहब जैसा गवर्नर, एक हम कहते हैं ना कि एक इंडिया के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहा है। इन्होंने कमान जब संभाली थी तो उसके बाद येस बैंक का फियास्को हुआ, उसके बाद LNFS क्राइसिस हुआ, उसके बाद कोविड हुआ और उसके बाद इतनी ज़बरदस्त इन्फ्लेशन वापस आई। तो इन सब फैक्टर्स को एक गवर्नर ने एक ही काल में देखा है, जो कि बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। देखिए, इकॉनमी में हमेशा ऊपर उतार चढ़ाव आता रहता है, हमेशा चेंजेस आते रहते हैं, मगर इतनी कॉन्सेंट्रेटेड क्राइसिस पिछले 5 साल में जो आई हैं और जिस प्रकार से आरबीआई ने कमान संभाली है, जो डिसीजंस लिए हैं और जो कि हट के डिसीजंस हैं, जो कि इन्फ्लुएंस्ड, जो कि डिसीजंस थे जो कि बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड इकॉनमी, आई थिंक काबिल तारीफ है। किसी भी बैंक को फेल होने नहीं दिया। कोविड के बाद भी हमने देखा कि एनपीए की कोई बहुत बड़ी लहर नहीं लगी थी, एक्सेस मनी प्रिंटिंग नहीं करी सरकार ने। हमारी जो बॉन्ड यील्ड्स हैं, बॉन्ड यील्ड्स भी अगर आप देखें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ी बेहतरीन तरीके से उनको मैनेज करा था। ग्लोबली फिनटेक्स को भी संभाला, मगर फिनटेक्स के जो रूल थे इतने टाइट नहीं हुए कि सारे फिनटेक का इनोवेशन खत्म हो जाए। तो जिस प्रकार से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इकोनॉमी को संभाला है गवर्नर साहब के नेतृत्व के अंदर, काबिल तारीफ है। अब बात करते हैं क्रिकेट टर्मिनोलॉजी की। गवर्नर साहब को क्रिकेट देखने का बहुत शौक है, बता रहे थे हमें। अच्छा। तो क्रिकेट टर्मिनोलॉजी में उन्होंने सबसे पहले T20 कहाँ पे उपयोग करा, T20 की रणनीति क्या, आकर के फटाफट छक्का लगाइए या रनआउट या फिर विकेट लीजिए। तो इन्होंने T20 की रणनीति अपनाई जब इन्होंने एक सरप्राइज मीटिंग से इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। आउट ऑफ द टर्न जाकर के युद्ध हो चुका था, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे थे, इन्होंने अगली MPC कमेटी मॉनिटरी पॉलिसी का वेट नहीं करा, जाकर के फटाफट इन्होंने बढ़ा दिया। फिर आपका आता है मीडियम टर्म, जैसे हम कहते हैं वन-डे क्रिकेट, 50 ओवर आजकल मीडियम टर्म हो गया मेरे हिसाब से। तो उसके अंदर इन्होंने बैलेंसिंग करी, लिक्विडिटी मैनेजमेंट की, उन्होंने बैलेंसिंग करी, पूरे बैंकिंग और NBFC सिस्टम को सेफ रखा। हमने देखा कोविड के समय में जिस प्रकार का बैंक्स को एक लेवर मिला था, रिटेल इन्वेस्टर्स को लेवर मिला था कि आप क्रेडिट कार्ड या फिर लोन्स को डिले कर सकते हैं, ये बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज करा गया था। फिर आती है टेस्ट मैच स्ट्रैटेजी, जो हम कहते हैं लॉन्ग टर्म, जिसके अंदर आपको 2 चीज़ों पे हमेशा फोकस करना रहता है, इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ। इंडिया के अंदर वॉर अगेंस्ट इन्फ्लेशन एक कांस्टेंट वॉर है और आपको ग्रोथ को भी वापस लाना पड़ेगा। तो आप किस प्रकार की बैलेंसिंग एक्ट करते हैं जिसमें ग्रोथ भी रहे और इन्फ्लेशन भी रहे। देखिए, दुनिया में जो इन्फ्लेशन आई थी, अमेरिका में 40 साल के हाई पर, यूरोप में 50 साल के हाई पर,
मुझसे पुराना शायद डेटा नहीं है, मगर जो इन्फ्लेशन थी इतनी ज़्यादा हाई आई है। हिंदुस्तान की इन्फ्लेशन 4.5 से 6.5% के बीच में रही। तो उसमें हमने देखा कि इन्फ्लेशन की वजह से एक स्लोडाउन आया था, मगर वो स्लोडाउन मैनेजेबल है। फेड अभी भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहा है, पिछली मीटिंग में बढ़ाया, मगर शक्तिकांता दास ने पिछली मीटिंग के अंदर रेट नहीं बढ़ाया। उन्होंने पॉज बटन प्रेस करा है और ये भी बोला कि अगर सर्कमस्टांसेस नहीं ठीक होंगे तो मैं वापस आकर रेट बढ़ा सकता हूँ। मगर आज एक बात का खुलासा हो गया कि इन्फ्लेशन नीचे आ रही है। तो उन्होंने मेरे हिसाब से बहुत ही समझदारी से, बहुत ही सोच और विचार विमर्श करके जिन नीतियों से इकोनॉमी को संभाला है इस समय, वो एकदम काबिले तारीफ है। जहाँ पर आपको जाकर के एक सरप्राइज मूव करना था, आपने रेट आउट ऑफ टर्न बढ़ाए। जहाँ पर आपको लिक्विडिटी और नियर टर्म कोविड के इश्यूज को मैनेज करना था, वहाँ पर आपने स्ट्रैटेजी बनाई। मगर आपका जो लॉन्ग टर्म विजन रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, प्राइस स्टेबिलिटी एंड लैक ऑफ वॉलिटिलिटी, वह एक लॉन्ग टर्म टेस्ट में स्ट्रैटेजी जिसे हम बोल सकते हैं, बिकॉज उसमें फॉर्म होता है। T20 में तो फिर भी आपको आकर के थोड़ा आप नॉन क्रिकेट स्टॉक लगा सकते हैं, वनडे के अंदर फिर भी प्रेशर होता है। टेस्ट मैच इज अबाउट क्लासिक्स, जैसे हम कहते हैं जेंटलमैन गेम। वहाँ पे आपका ट्रू टेस्ट ऑफ योर टैलेंट इज ऑलवेज इज ऑलवेज कम्स आउट। तो वो जो लॉन्ग टर्म है, वहाँ पे भी इन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करी। कौन से क्रिकेट के खिलाड़ी से आप उनकी क्वालिटीज को रिलेट कर पाएंगे? मास्टर ब्लास्टर राहुल द्रविड़। देखिए, हर फॉर्मेट के अंदर मेरे हिसाब से एक अलग अलग क्रिकेटर है। तो T20 के अंदर अलग फॉर्मेट है, वनडे में अलग फॉर्मेट है और टेस्ट मैच में अलग फॉर्मेट है। तो एक कॉम्बिनेशन निकालना बड़ा मुश्किल है, पर इन्होंने तीनों फॉर्मेट के अंदर मेरे हिसाब से बेस्ट बैटिंग करी है। मतलब कपिल देव भी है, सचिन तेंदुलकर भी है, राहुल द्रविड़ भी है, सभी टॉप बैट्समैन और प्लेयर्स हैं। बड़ी बेहतरीन तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, एंड वी डोंट रियलाइज इट दैट यू नो हाउ डिफिकल्ट इट वुड हैव बीन अगर ये रणनीतियां नहीं अपनाई जाती। बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ जो मुझे समझनी है, अभी अगर जो पॉज बटन हिट हुआ है, हमारे यहाँ तो जितने भी समीकरण हैं वो काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हम अपने ग्राउंड्स पे खड़े हैं। इसके बावजूद अगर ग्लोबली ब्याज दरें बढ़ती रहीं तो क्या ये विवश हो जाएंगे थोड़ा बहुत बढ़ाने में, कि आपको लगता है कि पॉज बटन हिट जो हुआ है वो आगे भी एक्सटेंड हो सकता है? देखिए, इंडिया कनेक्टेड है और ग्लोबली इन्फ्लेशन अगर वापस आती है तो आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने ही पड़ेंगे। आप इतना बड़ा डिफरेंस नहीं रख सकते। मगर क्या ग्लोबली इन्फ्लेशन वापस आएगी और क्या ग्लोबली इन्फ्लेशन इस प्रकोप से वापस आएगी, वह भी नहीं लगता, बिकॉज डिमांड कम हो रही है। हम देख रहे हैं कि यूएस इकोनॉमी में हम रिसेशन की बात कर रहे हैं, सॉफ्ट लैंडिंग की बात कर रहे हैं, कई लोग हार्ड लैंडिंग की बात कर रहे हैं। हालांकि फेड की कुछ और कंपल्शंस हो सकते हैं जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, मगर मुझे लग रहा है कि विद ईच पासिंग डे इंडिया इज बिकमिंग वेरी इंडिपेंडेंट। देखिए, एक ज़माना आया था यूएस फेडरल रिजर्व की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो इंडिपेंडेंटली ऑफ द वर्ल्ड मूव करती थी। तो इंडिया भी वहाँ नहीं पहुँचा है, मगर हमें एक प्रकार का उस पैटर्न को फॉलो नहीं करना है जो कि हमने देखा था बिगनिंग ऑफ द ईयर में। शक्तिकांता दास साहब ने इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाए, जबकि उसकी अगली मीटिंग में फेड ने 2 बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। तो फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, मगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पॉज कर चुका है। तो मुझे लगता है कि जो देखिए, ग्लोबल ट्रेंड से आप ज़्यादा हट के जा नहीं सकते हैं, मगर पहले तो आप ग्लोबल ट्रेंड को कॉपी करते थे, फॉलो करते थे। अब आप उसको समझ रहे हैं और उससे थोड़ा सा हट के जा रहे हैं। अब थोड़ा सा हट